हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक और नए टॉपिक के साथ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इससे पहले हमने ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम डिस्कस किया था और यहाँ पर सेकंड पार्ट इसका है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग किसको कह रहे होते हैं कि जब हम एयर को जब इनहेल करते हैं और एयर को एक्सहेल कर रहे होते हैं, तो इस मैकेनिज्म को हम नाम क्या देते हैं? ब्रीथिंग। अब नॉर्मली अगर बात करें तो ब्रीथिंग जो है समटाइम हम कहते हैं कि ये एक इनवॉलेंट्री है मैकेनिज्म है और सम टाइम हम कह रहे होते हैं ब्रीथिंग जो है वो वॉलेंट्री मैकेनिज्म है। किस तरह? वैसे तो जनरली अगर बात करें तो जनरली अगर हम कहें तो जो ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है वो क्या है? वो इनवॉलेंट्री है। क्योंकि कभी हम रेस्ट के अंदर बैठे हो रहे हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं या कभी सोए हुए होते हैं रात को, तो हमें पता नहीं चल रहा होता कि हम ब्रीथिंग कर रहे होते हैं, एयर को इंटर कर रहे होते हैं, कार्बन जो एयर को एक्सहेल कर रहे होते हैं, ये हमें पता भी नहीं चलता, ये हमारे सेंस में भी नहीं होता है। लेकिन कभी कभी हम इसको अंदर बैठे बैठे सांस ले रहे हैं तो हमें पता भी लग रहा है। तो ये हमें जब अगर हमारे कंट्रोल में उस वक्त नहीं हो, जब हमें आइडिया भी नहीं होता कि हम ब्रीथिंग कर रहे भी हैं, कितनी बार ब्रीथिंग हो रही है, कितनी बार एयर एंटर हो रही है, नहीं हो रही है, तो उस वक्त हमें ये आइडिया ही नहीं होता है कि हम ब्रीथिंग कर रहे होते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं इनवॉलेंट्री मैकेनिज्म का। उस वक्त इनवॉलेंट्री मैकेनिज्म जो है इसका हमारा ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं मेडुला ऑब्लिगेंटा, वो इसको कंट्रोल करता है कि कितनी बार ब्रीथिंग चल रही है, नहीं चल रही है, क्या प्रोसेस हो रहा है। और वॉलेंट्री उस वक्त कहते हैं जब हमारे कंट्रोल में हम होता है। कभी कभी हम ज्यादा सांस ले रहे होते हैं, ब्रीथिंग ज्यादा हाई कर देते हैं, कभी कभी गर्मी हो जाती है या कभी कभी हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारे पास हम ब्रीथिंग कर रहे होते हैं, तो हमें आइडिया हो रहा था कि हम ब्रीथिंग कर रहे होते हैं फास्ट फास्ट, तो उस वक्त हम कहेंगे कि हमारे पास जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म जो है वो क्या है? वॉलेंट्री है। तो जनरली अगर ब्रीथिंग की बात करें तो ये क्या है? ये एक इनवॉलेंट्री मैकेनिज्म है, इनवॉलेंट्री है। जनरली अगर बात करें तो आमतौर पर ये हमारे पास क्या है? इनवॉलेंट्री है, लेकिन कभी कभी हम इसको एज अ वॉलेंट्री भी कंसीडर करते हैं। ठीक है। अच्छा, ब्रीथिंग को हम नॉर्मली वेंटिलेशन भी कहते हैं। वेंटिलेशन का मतलब है कि एयर का आना और जाना, सिंपली कह रहे होते हैं। तो हमारी बॉडी में भी सेम मैकेनिज्म हो रहा होता है, ब्रीथिंग इन हो रही होती है, एयर एंटर भी हो रही होती है, एयर बाहर भी निकल रही होती है, बाहर भी। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस जो है उसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग के अंदर क्या होता है? दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं। एयर एंटर होती है जिसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन, और या उसको हम इनहेलेशन कहते हैं। दूसरा जो मैकेनिज्म जिसके जरिए एयर एंटर होने के बाद वापस एक्सहेल भी होती है, तो उसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन, या उसको हम एक्सहेलेशन का नाम देते हैं। इन दोनों को हम थोड़ा डिफरेंस के हिसाब से भी समझेंगे। इंस्पायरेशन जो है या इनहेलेशन जो है ये एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब है कि इसके अंदर एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है। जब हम ब्रीथ कर रहे होते हैं तो मतलब इसका मतलब कि हम एयर को जब इनहेल करते हैं तो उस वक्त एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। यहां पर एक्सपायरेशन जो है, ब्रीथिंग एंटर की, उसके बाद ऑटोमेटिकली एयर को बाहर निकाल दिया, तो प्रेशर इनसाइड ज्यादा डेवलप हुआ जिसकी वजह से बाहर एयर आउट हो गई। तो ये एक पैसिव प्रोसेस जिसके लिए कोई एनर्जी कंज्यूम यहाँ पर नहीं हो रही है। अब आ जाएं हम ब्रीथिंग के मैकेनिज्म को, इंस्पायरेशन को और एक्सपायरेशन को समझते हैं। पहले हम यहाँ पर क्या समझते हैं? इंस्पायरेशन के मैकेनिज्म को समझते हैं। इंस्पायरेशन के मैकेनिज्म को समझने के लिए हमारे पास नंबर 1 जो है वो है इंटरकोस्टल मसल्स, नंबर 2 हमारे पास रिबकेज, नंबर 3 जो है डायफ्राम। इन तीन चीजों के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है। अब होता क्या है? इंस्पायरेशन का मतलब क्या है कि जब हम एयर को इनहेल करें, तो यहां पर मैंने लिखा है एयर इनहेल्ड, तो एरो अंदर की तरफ जा रहा है। ये हमारे पास समझ लें कि एक लंग्स यहां पर, एक लंग्स यहां पर है, थोड़ा बहुत इसको कंसीडर करेंगे। और इसके साथ ये जो आपको ब्लू कलर की नजर आ रही है इसको हम कहते हैं रिब केज। रिब केज का मतलब है हमारे पास रिब्स जो होती हैं पेयर की फॉर्म में होती हैं, तो 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, ठीक है, जिसमें 7 पेयर्स जो होते हैं वो ट्रू रिब्स के होते हैं, तो वो लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर जो 7 पेयर्स यहाँ पर हमने जो लंग्स के रिब्स के पेयर बनाए, इसके बैक साइड पर क्या मौजूद है? लंग्स मौजूद है। अब इस यहाँ पर लंग्स तो मैंने शो नहीं किए, लेकिन यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि एयर जब इनहेल हो रही है तो मतलब एयर कहाँ जा रही है? माउथ के थ्रू या नोज के थ्रू जो एयर को इनहेल कर रहे हैं वो कहाँ जा रही है? लंग्स के अंदर जा रही है, जिसको हम नाम क्या देंगे? इंस्पायरेशन। ड्यूरिंग इनहेलेशन हमारी बॉडी के अंदर जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो क्या चेंजेस आती हैं वो यहाँ पर हमें समझने। हमने देखें एयर को एंटर किया, एयर जब हमने एंटर की तो हमारा लंग्स का जो अंदर वाला एरिया था वो इंक्रीज हो गया। अब ये हमारा एयर का मतलब कि एयर इंटर होने के बाद अब हमारे पास लंग्स का एरिया इंक्रीज हुआ। जो यहाँ वाली जो रिब्स थी वो ऊपर की तरफ मूव हुई,
ऊपर की तरफ मूव हुई और इंटरकोस्टल्स हमारे मसल्स होते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स किसको कहते हैं? देखें, ये एक रिब है, ये दूसरी रिब है, इस रिब्स के बीच में हमारे पास मसल्स होते हैं। उन मसल्स को हम नाम क्या देते हैं? इंटरकोस्टल मसल। यहां पर भी होंगे, ठीक है। इनको हम नाम क्या देंगे? जो रिब्स हैं, रिब्स के बीच में जो मसल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल। ये इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, ऊपर जा रहे होते हैं, वापस डाउन हो जाते हैं। अब जब एयर को एंटर करते हैं तो ये इंटरकोस्टल मसल जो है, मैंने एरो ऊपर की तरफ शो किया है, तो ये ऊपर अपवर्ड हो जाते हैं। इंटरकोस्टल मसल जो है, इनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? ऊपर हो जाती है, रिब्स ऊपर की तरफ। अब ये देखें, हमारी चेस्ट कहां जा रही है? ऊपर की तरफ मूव हो रही है। तो इसको हम नाम दे रहे होते हैं, इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है कि इंटरकोस्टल मसल्स हमारे क्या हो जाते हैं? कंट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब कि ये पहले इस तरह नॉर्मल थे, जब इन्होंने एयर को एंटर किया तो यहाँ पर ये क्या होंगे? ये ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर की तरफ जाएंगे तो इनका जो एरिया हो जाएगा वो कम हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे कि जो कोस्टल मसल्स हैं वो क्या हो गए हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। इसी के दौरान हमारे पास और क्या चेंज आएगा? जब इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो रिब केज भी क्या हो जाएंगी? एक्सपेंड हो जाएंगी। मतलब अंदर, रिब केज का मतलब है अंदर वाला जो एरिया है रिब्स का, जो क्या हो जाएगा? थोड़ा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेंड यहाँ पर क्या होगा कि रिब केज जो है वो क्या हो जाएंगी? एक्सपेंड हो जाएंगी, थोड़ी ज्यादा ओपन हो जाएंगी। उसके बाद एक और चेंज आएगा डायफ्राम का। डायफ्राम हमारे पास क्या होता है? किस्म का डोम शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो एब्डोमिनल और थोरेसिक कैविटी को क्या कर रहा होता है? सेपरेट करता है। जब हम एयर को इंटर करते हैं तो हमारे पास जो नीचे वाला डायफ्राम मौजूद होता है, वो डायफ्राम क्या होता है कि वो कंट्रैक्ट होता है ड्यूरिंग इनहेलेशन। तो कंट्रैक्ट होने से क्या होगा कि ये जब छोटा हो जाएगा तो मतलब मूव्स डाउनवर्ड आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा। यहां पर देखें, ये पहले इस तरह ऊपर था, इस डायग्राम के अंदर देखें ये इसके साथ अटैच नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डायफ्राम क्या? रिलैक्स है। यहाँ पर डायफ्राम कंट्रैक्ट हुआ है तो मतलब क्या हुआ? नीचे की तरफ आ जाता है। तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, मूव डाउनवर्ड। तो ये किस में हो रहा होता है? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन के अंदर। तो इंस्पायरेशन के अंदर आपको इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं, रिब केज एक्सपेंड होती है और डायफ्राम कंट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से वो मूव डाउनवर्ड आता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? जब हम ब्रीथ को इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर का जो एरिया है, वॉल्यूम जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ क्या है कि प्रेशर इन द लंग्स जो है वो डिक्रीज होगा। मतलब वॉल्यूम अंदर इंक्रीज हो गया तो अंदर का जो प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से एयर्स इंटर होती है। अब इसके बाद हम जब एयर को एंटर कर रहे होते हैं, इंस्पायरेशन हो रही होती है, फिर एक प्रोसेस करते हैं एक्सपायरेशन का। एक्सपायरेशन में क्या होता है कि हम एयर को एक्सहेल कर देते हैं। तो ये किस्म का पैसिव प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होगा? इंटरकोस्टल मसल्स जो होंगे, जो हमने कहा था ऊपर की तरफ गए थे, जिसको हमने किया था कॉन्ट्रैक्ट हो गए, अब वापस क्या हो जाएंगे? नॉर्मली रिलैक्स हो जाएंगे। तो इंटरकोस्टल मसल जो है इसके अंदर क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे। कब रिलैक्स होंगे? जब एयर जो होगी वो एक्सहेल्ड होगी। अब यहाँ पर रिब केज जो था, पहले पिंजरा जो था वो जो हमारा जो रिब्स थे, जो उसको रिब केज का मतलब है रिब्स का जो पिंजरा था, वो हमने एयर एंटर की तो उसकी साइज क्या हो गई थी? इंक्रीज हो गई थी, एक्सपेंड हो गया था। जब हमने एयर को वापस निकाल दिया तो अब वो पिंजरा वापस क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। मतलब छोटा क्या हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएगा, साइज में कम हो जाएगा। डायफ्राम इसके अंदर देखें, हमने एयर को एंटर किया तो डायफ्राम क्या था? डाउनवर्ड आ गया था, कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। तो यहाँ पर अब डायफ्राम वापस क्या था? नीचे आया था, वापस क्या चला जाएगा? ऊपर रिलैक्स हो जाएगा। तो डायफ्राम यहाँ पर रिलैक्स हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे डायफ्राम क्या हो गया? मूव्स अप हो जाएगा। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन कब होगी? जब हमारी बॉडी के अंदर जो लंग्स हैं, लंग्स के अंदर क्या हो जाएगा? प्रेशर इन द लंग्स इंक्रीज। जब प्रेशर लंग्स के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से एयर कहाँ हो जाएगी? कम्स आउट। अंदर वाले के अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया तो प्रेशर क्या करेगा? लंग्स को वापस छोटा हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि ऑटोमेटिकली एयर क्या हो जाएगी? बाहर एक्सहेल हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जिसको हम वेंटिलेशन का भी नाम देते हैं। तो ब्रीथिंग इनवॉलंटरी प्रोसेस भी होता है, वॉलंटरी, जनरली इसको हम इनवॉलंटरी प्रोसेस का नाम देते हैं। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन को हम इनहेलेशन भी कह रहे होते हैं और एक्सपायरेशन को हम एक्सहेलेशन कहते हैं। ये एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और ये पैसिव प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इसके अंदर मसल्स क्या होते हैं? रिलैक्स हो रहे होते हैं। इसके अंदर जब एयर इनहेल्ड होती है तो उस वक्त प्रेशर जो होता है लंग्स का वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एयर इंटर हो जाती है और रिब केज क्या हो जाते हैं? एक्सपेंड हो जाते हैं। डायफ्राम कंट्रैक्ट, मूव्स डाउनवर्ड। तो ये इसके अंदर डिफरेंसेस है और इसके सामने आपके ये डिफरेंसेस बताएं। तो यहाँ पर एयर एक्सहेल्ड हो रही है, इनहेल्ड हो रही है, यहाँ पर एक्सहेल्ड हो रही है। यहाँ पर प्रेशर इन द लंग्स डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर लंग्स इनका इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से एयर बाहर निकल जाती है। यहाँ पर रिब केज एक्सपेंड हो रहा है, यहाँ पर रिब केज स्मॉलर हो रहा है। यहाँ पर डायफ्राम कंट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पर डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर डायफ्राम मूव
मूव डाउनवर्ड और यहाँ पर डायफ्राम मूव्स अप। ठीक है, थैंक यू सो मच।